हमारा पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, जब तक वहाँ पर गवर्नर राज लागू नहीं हुआ था तब तक एक मूवमेंट चलती थी, दरबार मूवमेंट। और जब सर्दियाँ होती थी तो श्रीनगर से जो जे.एंड.के की सरकार है वो शिफ्ट होकर जम्मू में आ जाती थी, क्योंकि श्रीनगर में जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा होती थी। और जैसे ही जम्मू में गर्मी का असर होने शुरू हुआ करता था तो जो सरकार का दरबार था वो एक बार फिर से श्रीनगर मूव कर जाता था, यानी मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, कि मौसम गर्मी का है या सर्दी का है। लेकिन ऐसा ही एक रिवाज हिमाचल में भी था सन 1993। उस दौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने एक मूवमेंट शुरू करी थी, शीतकालीन प्रवास, जो कि लोअर हिमाचल के लिए एक वरदान की तरह साबित होता था। मुख्यमंत्री आते थे, कैंप यही सर्किट हाउस जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस वक्त, धर्मशाला का ये मेन कैंप रहता था। मुख्यमंत्री सारा दिन आसपास के जितने विधानसभा क्षेत्र होते थे उनका दौरा करते थे, चाहे वो चंबा तक का दौरा क्यों ना हो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात हों तो नहीं लौटते थे। अदरवाइज वीरभद्र सिंह वापस इसी कैंप में, इसी सर्किट हाउस में वापस लौट आते थे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। शीतकालीन प्रवास की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार फिर से अखबारों में ये सुर्खियाँ बनने शुरू हो चुकी हैं कि जल्द ही मौजूदा सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है वो शीतकालीन प्रवास पर यहाँ आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि पिछले जयराम सरकार को अगर साथ में जोड़ा जाए तो ये शीतकालीन प्रवास नहीं हो रहा है हिमाचल में, लोअर हिमाचल में, बल्कि यहाँ पर विंटर सेशन हो रहा है, शीतकालीन सत्र हो रहा है 4 या 5 दिन का। और जिसे ये कहा जाए कि ये शीतकालीन प्रवास लोअर हिमाचल में गर्माहट पैदा करने के लिए जो होता रहा था वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलने होगा। सन 90 के दशक की बात है। अपर हिमाचल में जब सेब के जो बागवान थे उनका एक आंदोलन हुआ और शांता कुमार जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते रहे हैं हमेशा से, उस दौरान वहाँ पे गोलीकांड भी हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद बाबरी मस्जिद वाला विध्वंस वाला जो सीन था वो हो गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा ने सरकारों को हटा दिया गया और एक बार फिर से जब चुनाव होने थे 6 महीने के लिए के करीब, यहाँ पर गवर्नर रूल भी लगा था। लेकिन सियासत चलती रहती है, चाहे गवर्नर राज चला हो या ना चला हो। फिर वहाँ पर एक रणनीति बनी कि जैसे शिमला में गोलीकांड की वजह से तो बदनामी बीजेपी की हो ही चुकी थी, बैकफुट पर जा ही चुकी थी, लेकिन कांग्रेस के बीच में एक बात चली कि क्यों ना लोअर हिमाचल, खास करके जिला कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, यहाँ पर अपना एक मजबूत जो ढांचा है वो तैयार किया जाए। इसके लिए यहाँ पर शीतकालीन प्रवास का जो खाका था वो तैयार हुआ और सन 1994 में यहाँ पर शीतकालीन प्रवास की जो परंपरा थी वो शुरू हो गई। वीरभद्र सिंह आते रहे, यहाँ पर लोगों से मिलते रहे और सारी चीज़ें चलती रहीं। खैर, उसके बाद जब पुनः चुनाव हुए तो जोड़ तोड़ के साथ तत्कालीन दौर में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की जो सरकार थी वो बन गई। चिंतन तो हर दौर में होता, जिस तरह से मैं बता रहा था, तो उस दौरान भी ये चिंतन हुआ कि अगर इस शीतकालीन प्रवास को जारी रखा जाए या ना रखा जाए। बात वही चली और जो उस दौरान प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हुआ करते थे जिला कांगड़ा से, ऊना से, हमीरपुर से, उन्होंने एक राय दी कि अगर इस शीतकालीन प्रवास को जारी रखना है तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि भाजपा का एक धड़ा ये नहीं चाह रहा था कि हम वीरभद्र सिंह के नक्शे कदम पर चलें, उनके बनाए हुए रिवाज को कायम रखें। लेकिन भाजपा की मजबूरी भी थी और उन्होंने इस मजबूरी को समझा भी, क्योंकि अपर में उस दौरान जब सरकार आ गई थी तो नरेंद्र बरागटा भी जीतकर आ चुके थे। यानी जो बागवानों की लॉबी में गुस्सा था वो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति ठंडा होने शुरू हो चुका था। दौर बदलता रहा, बीच में प्रेम कुमार धूमल ने भी यहाँ पे आना जाना शुरू किया और शीतकालीन प्रवास की जो परंपरा थी वो जारी रही। इसे सियासत की मजबूरी कहिए या कुछ और कहिए, जो रिवाज था वीरभद्र सिंह का कायम किया हुआ वो जारी रहा। लेकिन इसी दौरान वीरभद्र सिंह ने, जब वो खुद सत्ता में थे, तो उन्होंने
एक बात अक्सर उस दौर में वो कहा करते थे, नीचे के पहाड़, ऊपर के पहाड़, बीच के पहाड़। तो इस खाई को खत्म करने के लिए वीरभद्र सिंह ने यहाँ पर दूसरे जो विधानसभा भवन था उसका निर्माण कराने शुरू किया। निर्माण भी हो गया, सारी चीजें हो गई। शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत थी वो भी वीरभद्र सिंह के वक्त में हुई। और इस दौरान भी ऐसा होता था कि यहाँ पर जब वीरभद्र सिंह आया करते थे और प्रेम कुमार धूमल आया करते थे, ये दोनों जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत एक जज्बे वाली चीज सामने आती थी। क्योंकि शिमला के आसपास के जिलों में तो सरकार की नज़र रहती थी, लेकिन निचले हिमाचल के जिलों में एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो फेलियर था या उसमें जो कमियां थी, उनको लगभग 1 से 1.5 महीने तक ये दोनों मुख्यमंत्री आकर परखते थे। और इस दौरान इन दोनों की सियासत भी खूब चलती थी। वजह यही थी क्योंकि वीरभद्र सिंह का भी एक सियासी असूल था कि जो अपना है उसको अगर चढ़ा के रखना है तो पूरा चढ़ा के रखना है। अगर पंजाबी में कहूँगी, अगर किसी दी गुड्डी चक के रखनी है तो उसको वो पूरा उठा के रखते थे। उसका जो सियासत का पतंग है उसको पूरी हवा में पूरे फ्लो के साथ उड़ाते थे। और जिसकी सियासत की डोर काटनी होती थी तो उसका पेचा भी लोअर हिमाचल में ही लड़ाया जाता था कि किसकी पतंग उड़ानी है, किसकी पतंग काटनी है। सेम यही पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट था वो बीजेपी में भी रहता था। उसके बाद कल्चर, वक्त बदलता गया, कल्चर बदलता गया। उसमें एक डिनर डिप्लोमेसी जिस तरह से हाई एंड की पॉलिटिक्स में होती है, तो वीरभद्र सिंह के दौर में एक और परिपाटी शुरू हुई, वो थी धाम डिप्लोमेसी। जगह जगह पर धामों का आयोजन होता था, वीरभद्र सिंह वहाँ पे खुद जाते थे। इसी कड़ी में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी रहे। उनके लिए भाजपा ही धामों का इंतजाम करते थे और वीरभद्र सिंह जी के लिए उनके कांग्रेसी जो एक टीम थी वो इन सारी चीज़ों का ब्यौरा तैयार करती थी, खाका तैयार करती थी। लेकिन इसके बीच में भी एक चीज़ और थी, बड़ी अहम कड़ी थी, वो थी आम लोगों के साथ बैठकर उनका दर्द सुनना, उनकी बातें सुनना, उनका मर्म समझना कि इसका हल कैसे किया जा सकता है। अब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है, वीरभद्र सिंह इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और इन दोनों की गैर मौजूदगी में अगर ये कहा जाए कि लोअर हिमाचल की जो सियासत की नौका थी वो डूब चुकी है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। अभी तक तो कांगड़ा में, अगर मैं मौजूदा दौर की ही बात करूं, तो अभी तक ये कहा जाता है कि कांगड़ा को हिस्सेदारी नहीं मिली है सियासत के भीतर, यहाँ से मंत्री नहीं बनाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की डेट में जनता की हिस्सेदारी सरकार के अंदर कहाँ है? सरकार के साथ ये लोग कितना उठना बैठना जो मंत्री हैं उनका हो रहा है? जो मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ ये थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा, आपको ये सारे तार खुद मिलाने होंगे। वीरभद्र सिंह खुद आते थे, एक नई परिपाटी थी। प्रोफेसर धूमल ने इसमें एक और चीज को साथ में जोड़ा, वो था धर्मशाला स्थित मिनी सचिवालय में मंत्रियों का बैठना। मंत्री बैठने भी शुरू हुए। ये कितना कामयाब था ये अलग चीज है, लेकिन शुरुआत वहां से हुई थी। लेकिन आज के दौर में क्या है, जो कांगड़ा का मिनी सचिवालय है वहाँ पर कांगड़ा से जो कैबिनेट रैंक के एक मंत्री हैं, एक अध्यक्ष हैं, वो तक नहीं बैठते। और जो बकाया मंत्री हैं कैबिनेट में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से, वो आज तक यहाँ पर 1 साल हो जाएगा भी, अगले दिसंबर में जब सरकार आएगी, किसी ने भी यहाँ बैठना उचित नहीं समझा है। ऐसे में जनता की हिस्सेदारी कहाँ गई? ये शीतकालीन प्रवास, ये विंटर सेशन की बात करूं तो ये एक तरह से पिकनिक सेशन की तर्ज पर लोगों को नजर आने शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी 1 महीना है, लेकिन विधानसभा भवन के आसपास तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि इसको चमका के रखना है, इसको आने तक, सरकार के आने तक इसको औचक उसमें व्यवस्था में ना कहीं जाना जाए, तो इसको पहले से ही चाक चौबंद रखा जाए। अपनी व्यवस्थाएं चौक चौबंद रखने के लिए सारे जो प्रबंध हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। जनता की व्यवस्था का क्या है? दरबार मूवमेंट जो मैंने जे.एंड.के का जिक्र किया था, तो अगर हकीकत में देखा जाए तो जो एक दरबार पुराने ज़माने में राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों के हुआ करते थे, वैसे ही हालात हिमाचल की पॉलिटिक्स में इस वक्त बने हुए हैं। एक जो मुआवजे की बात करूं, सियासत का मुआवजा, वो भी लोअर हिमाचल को नहीं मिला।
और जो जनता के हिस्से की बात आती है तो जनता को भी उसकी हिस्सेदारी नहीं मिली। मंत्रिमंडल को एक तरफ रखिए, ये प्रेरोगेटिव अगर सीनियर लीडर्स का है कि किसको बनाना है नहीं बनाना है, वो अलग पहलू है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू ये है कि आम आदमी कहाँ जाकर किससे बात करे। क्या सरकारें जब यहाँ पे आती हैं तमाम होटल्स बुक कर दिए जाते हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने विधायकों के लिए, अपने माननीयों के लिए। जनता के किस सपने की एडवांस बुकिंग करने का खाका जो है वो आज तक यहाँ पे तैयार हुआ है, ये कहीं नजर नहीं आ रहा। विंटर सेशन के 4 दिन के लिए कुछ तबकों में ये बात चल पड़ती है कि इसका फायदा क्या है। अगर जो मौजूदा हालात हैं उनको देखा जाए तो ये शरेआम नजर आता है कि इसका सच में कोई फायदा नहीं है। अब हालात ये हैं कि कभी कोई ये कहता है कि जो धर्मशाला में विधानसभा भवन है इसका कहीं अन्यत्र इस्तेमाल किया जाए या फिर इसको किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में बदल दिया जाए। और जब ये शीतकालीन प्रवास की बात थी और इसके साथ जब विंटर सेशन जुड़ा था तो सबसे बड़ी बात यह भी सामने आई थी कि आम आदमी जो शिमला तक नहीं पहुंच पाता है उसको कम से कम सरकार और अफसरों के दर्शन अपने घर द्वार पर हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है अगर कायदे से देखा जाए तो हो ये रहा है कि 68 के 68 माननीय यहाँ पे आते हैं, अफसरशाही यहाँ पे आती है, एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद सबकी रवानगी हो जाती है। जनता जहाँ पे है वहाँ पर ही खड़ी रह जाती है। ऐसा नहीं है कि ये फेलियर रहा हो, इसका सक्सेस रेट जो था शीतकालीन प्रवास का और विंटर सेशन का, ये भी एक दौर में बहुत ज़बरदस्त रहा था। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी समझ रहा हूँ, वो है प्रोफेसर धूमल का कार्यकाल। क्या आपको याद है कि शिमला से बाहर जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी वो पालमपुर में हुई थी और उसी पहली बैठक में जो आज सवा नदी का तटीयकरण का जो मसला था, जब उसका बजट आना था केंद्र से जब आया था तो उसको हरी झंडी जो थी वो पालमपुर की कैबिनेट बैठक में दी गई थी। और जब इतनी मूवमेंट हुई लोगों को भी लगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सच में सरकार यहाँ पे बैठ रही है। अभी भी कभी कभार ये देखा जाए तो कैबिनेट का जो एक बैठक का एक माहौल बनता है या कैबिनेट की बैठक होनी है उसके लिए तैयारियां की जाती हैं और कभी कभार कैबिनेट की बैठक ड्यूरिंग विंटर सेशन यहाँ पे हो भी जाती है। लेकिन उस कैबिनेट का भी क्या फायदा जिसमें आम आदमी को ताक पर रख के एक बार फिर उसी खास तबके के साथ उठा बैठा जाए जो कि अक्सर पूरा साल मैं कहूँगा कि शिमला में ही बैठा होता है। आई वॉश की जो परंपरा है, एक पॉलिटिकल परंपरा है, वो बहुत गलत है। कब तक जनता का आई वॉश करेंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जयराम ठाकुर के वक्त में भी यही हुआ। जो भाजपा का एक तबका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस दौरान भी यही हुआ कि जब शीतकालीन प्रवास पर कोई नहीं पहुंचा, जो विंटर सेशन था उसके लिए यहाँ पे जो भी सरकार थी वो पहुंचती रही। जनता कहाँ पहुंची किसी को कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में लोअर हिमाचल के हालात ये हैं कि आम आदमी वहाँ पर पहुँचे ना पहुँचे सरकार ज़रूर पहुँचती है, लेकिन सरकार तक आम आदमी नहीं पहुँच पाता है। खुद सरकार की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो भी कई बार तो ऐसा लगता है कि इतना मोह भंग हो चुका है कि कई बार इसी सर्किट हाउस के बाहर, सरकार का जिक्र नहीं करूँगा, वो बीजेपी कांग्रेस किसी की भी हो सकती है, जो लोकल इंटेलिजेंस के जवान होते हैं या जो इंटेलिजेंस में काम कर रहे होते हैं, सीआईडी में काम कर रहे हैं, विजिलेंस में काम कर रहे हैं, उनको ये मैसेज दिया जाता है कि भाई साहब देखिए कोई बाहर साहब से मिलने वाला है तो उसको मिलवा देते हैं। यानी पिछले 5 साल भी हुआ, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। क्यों पब्लिक नहीं पहुंच रही, क्यों मोहभंग की ऐसी परिस्थितियां यहां पर पैदा हो चुकी हैं। एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा ठहरे हुए ही यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मूवमेंट होती है, पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट होती है, लेकिन पब्लिक मूवमेंट कहीं नहीं होती। खैर, वक्त के लिहाज से सियासत का मसाला तो धर्मशाला, लोअर हिमाचल सारा बनता रहा है।
लेकिन जनता का मसला कभी भी इतना हावी नहीं हो पाया जिससे ये लगे कि सच में जिन सरोकारों के लिए सरकारें यहाँ पे आती हैं वो सरोकार कहीं पर साबित हो रहे हों। फिर से सरकार आने वाली है, फिर से सरकार यहाँ पे बैठने वाली है, फिर से तमाम मामला जो है वो करोड़ों रुपए का बजट यहाँ पर लगाया जाएगा कि आप धर्मशाला चलिए। तो ये एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पिकनिक के अलावा कुछ नहीं, आज तक इसका कोई रसूख सामने नहीं आया है। जिस दौर में आता था उस दौर में चाहे सरकार प्रोफेसर धूमल की थी, चाहे वीरभद्र सिंह जी की थी, उस वक्त ये चीज़ें सामने आती थी, क्योंकि आम आदमी, गरीब आदमी जिसका बजट शायद सैकड़ों में होता हो या हज़ारों में होता हो, हज़ारों मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, हज़ारों वाला शिमला पहुंच सकता है, लेकिन सैकड़ों रुपए की बचत करने वाला आदमी सरकार के दरबार, सरकार के अपने घर द्वार आने पर भी नहीं पहुंच पाता है। पहुंचती हैं तो सिर्फ सपने, सिर्फ उम्मीदें और एक पिकनिक का मसौदा। धन्यवाद।